अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। आज हमने रिव्यू करना है हुए तुम अजनबी का, जो कि एक हिस्टोरिकल रोमांटिक एक्शन फ़िल्म है। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कामरान शाहिद। कामरान शाहिद हमारे मुल्क के बड़े फेमस एंकर पर्सन हैं। हम टीवी से उनको जानते हैं और पहचानते भी हैं। उनका ये डेब्यू है एज अ फिल्म राइटर एंड एज अ फिल्म डायरेक्टर। शाहिद फिल्म्स के बैनर के तले उन्होंने ये फ़िल्म प्रोड्यूस की है और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं जी मिकाज़ ज़ुल्फ़िकार और सादिया ख़ान, जो कि लीड रोल्स में नज़र आ रहे हैं। एक रोमांटिक पेयर के तौर पर नज़र आते हैं वो हमें। और फिर इसमें हैं, क्योंकि कुछ एक्टर्स ने इसमें बंगाली कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है और कुछ जो हैं वो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें फिल्म स्टार शाहिद जो हैं वो भी इसमें हमें नज़र आते हैं। एक बंगाली मुक्ति बानी जो एक तंजीम थी उसके लीडर के रोल में। फिर इसमें हैं जी महमूद असलम, जो कि शेख मुजीब के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। शेख मुजीब बांग्लादेश के फाउंडर थे। और फिर इसमें हैं जी समीना पीरज़ादा, इंदिरा गांधी के रोल में नज़र आती हैं। शमून अब्बासी हैं एक बंगाली टेररिस्ट के रोल में। आयशा उमर को एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर दिया गया है। और सुहेल अहमद जो हैं वो हमें नज़र आते हैं इसमें एक ट्रांसजेंडर के कैरेक्टर में, जो कि एक कॉटिज़न का एक रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये एक एंसाम्बल कास्ट है वो तुम अजनबी की। जो स्टोरी है वो बेस करती है निज़ामुद्दीन और ज़ीनत की लव स्टोरी पे। और जैसा कि हमने शहर में जो लगे हुए थे पोस्टर्स लगे हुए थे उस पर भी, और जितनी प्रमोशंस हुई हैं, जो टीज़र्स इनके हमने देखे, और रेडियो पे भी बार बार हम जिक्र सुनते थे कि निज़ामुद्दीन और ज़ीनत की लव स्टोरी है, निज़ामुद्दीन और ज़ीनत की लव स्टोरी है। सो यस, इट इज़ अ लव स्टोरी, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल सिनेरियो का बैकड्रॉप भी यूज़ किया गया है। और ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये हमारी 1971 की जो ट्रेजेडी है, जो वॉर थी, जो हमारी सेपरेशन थी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, उसके बारे में है। और आई थिंक डायरेक्टर ने इसमें जो कपल के जो चैलेंजेस हैं, जो उनके रिलेशनशिप के जो चैलेंजेस हैं, उनको उनकी जो सेपरेशन होती है फ़िल्म के अंदर, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है विद द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और लेकिन यूजुअली रोमांस, इस तरह की जो वॉर रोमांस फ़िल्में होती हैं उसमें एक कपल की जो रिलेशनशिप होती है दैट इज़ यूजुअली टेस्टेड बाय द प्रेशर्स ऑफ द वॉर। ये चीज़ एक इसमें थी जो मुझे बड़ी मिसिंग लगी। और मुझे लगा कि ये बड़ी एक कॉम्प्रोमाइज़ सी सिचुएशन थी, बिकॉज़ जब फिल्म चलती है तो वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो से ओपन होती है और उसका ओपनिंग सीन पूरा बेस करता है उसी पॉलिटिकल एक सारे सिनेरियो पे। फिर थोड़ी सी फिल्म जब चलती जाती है तो आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही आपको सीन्स नज़र आते हैं। फिर अचानक वो ख़त्म होता है और फिर एक रोमांटिक एस्पेक्ट की तरफ फिल्म निकल जाती है। तो आपको फीलिंग ये आती है फिल्म देखते हुए कि ये दो सेपरेट मूवीज़ है जो आप देख रहे हैं एक ही फिल्म के अंदर। सो आई थिंक उस सेंस में अगर मैं देखूं तो स्क्रीन प्ले वाज क्वाइट कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर इनकी जो आपस में कनेक्शन है या बुनत है, अगर कपल की अगर वॉर से रिलेटेड डायरेक्टली कुछ उनका आपस में कुछ कनेक्शन इस तरीके का बनाया जाता तो शायद इनका जो रोमांस है उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वॉर के साथ वो ज़्यादा बेहतर तौर पे सामने आ सकता था। एक्टिंग और कास्टिंग के हवाले से बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्विंसिंग या बिलीवेबल कैरेक्टर था वो महमूद असलम का था, जिन्होंने शेख मुजीब का रोल प्ले किया है। इसमें उनकी जो स्टाइलिंग थी, उनका जो मैनरिज्म था वो बड़ा कन्विंसिंग था। लेकिन दो कैरेक्टर्स इसमें ऐसे थे जिनकी स्टाइलिंग और जिनके सारे गेटअप से मुझे ज़रा थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई देख के। एक तो इसमें था समीना पीरज़ादा, जो कि इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रही थी। उनकी भी स्टाइलिंग मुझे इस लिहाज से वीक लगी बिकॉज़ इंदिरा गांधी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी और शी वाज अ वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर पर्सनालिटी बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर हेयर स्टाइल। वो बड़ा फेमस था, उनका वो जो वाइट सा उनका पैच था एक और शॉर्ट बाल थे, वो बड़ा आइकॉनिक था। और मुझे लगता है कि इस तरह के जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या इस तरह के फीचर्स होते हैं कुछ लोगों के, तो वो आपको उनको सिमिलर बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ये एक चीज़ लैक कर रही थी समीना पीरज़ादा के उसमें गेटअप में। अभी मैं देख रही थी कि इंडियन जो एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने रोल किया है इंदिरा गांधी का, और लारा दत्ता ने भी एक फ़िल्म में इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को वो पोर्ट्रे कर रही हैं। तो उनकी जो सिमिलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग है, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि इट्स इनक्रेडिबल। लेकिन यहाँ पे जो है इस मामले में ये डिपार्टमेंट जो था थोड़ा वीक था। और फिर जो कैरेक्टर प्ले किया है अदनान जिलानी ने भुट्टो साहब का, शुरू में उनका एक छोटा सा एक उनका सीन आता है
उसमें भी मुझे लगा कि भुट्टो साहब की पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बेशक लोगों के जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन सब लोग इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि वो बड़े स्टाइलिश आदमी थे और उनका एक बड़ा रोब और दबदबे वाली पर्सनालिटी थी। लेकिन ये एक चीज़ मिसिंग लगी मुझे उस कैरेक्टर के अंदर। सुहेल अहमद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जो कि एक ट्रांसजेंडर का रोल है, कॉर्टिज़न का रोल वो प्ले कर रहे हैं। ये एक बड़ा एक डबल फेस्ड लोग जिस तरह होते हैं, बिग गुस्सा कैरेक्टर है, मक्कार जिस तरह होते हैं लोग, उस टाइप का कैरेक्टर उनको मिला प्ले करने के लिए। लेकिन मैं यही सोचती रही कि इस कैरेक्टर को ट्रांसजेंडर ही दिखाना क्यों ज़रूरी था। मतलब सुहेल अहमद को उसमें कास्ट करना और फिर उनको ट्रांसजेंडर दिखाना या इंटरसेक्स दिखाना वो क्यों ज़रूरी था? बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे माशरे में इन लोगों को लेके काफ़ी इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू और काफ़ी डिबेट भी चलती है सोशल मीडिया पे। सो ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि इनको इस तरीके से क्यों कास्ट किया गया। ऑल्दो ही वाज़ वेरी कन्विंसिंग इन हिज रोल, क्योंकि वो जिस तरह का मेकअप उनको किया गया था, जिस तरह की विग उनको पहनाई गई थी, वो आपको थोड़ी सी एक क्रूडनेस जो उस कैरेक्टर की है वो उसमें नज़र आती थी। फिर इसमें शमून अब्बासी जो हैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक बंगाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ है, तो वो एक टेररिस्ट के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन उनका जो डायलेक्ट था और उनका जिस तरह से बोलने का अंदाज़ था बंगाली लैंग्वेज के अंदर, वो बड़ा एक फोर्स्ड लग रहा था। बचपन में शायद हम सुना करते थे वो 3-4 कुछ लफ्ज़ से बंगाली, वो उस टाइप के लफ्ज़ वो बड़े रिपीट कर रहे थे बार बार, तो वो बड़ा अजीब सा एक लग रहा था कि जैसे कोई प्रॉपर जिस तरह बंगाली नहीं है, बट वही जो लफ्ज़ हमने बचपन में सुने हैं बस वही बोल रहे हैं, कुछ इस टाइप का था। एनीवेज़ जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें मिकाज़ ज़ुल्फ़िकार की परफॉर्मेंस वाज गुड। वो स्क्रीन पे अच्छे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सादिया ख़ान को काफ़ी स्क्रीन टाइम भी दिया गया, गाने भी उनके हिस्से में आए। ऑल्दो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके काफ़ी वीक थे, बिकॉज़ पूरी फ़िल्म के अंदर उनका एक ही एक्सप्रेशन था थ्रू आउट द फिल्म, और फेशियल मसल्स वो ज़्यादा नहीं अपने यूज़ करती। कोई खुशी का, गमी का मौका है तो वो एक ही तरह का एक्सप्रेशन था थ्रू आउट फिल्म के अंदर। और दूसरी एक जो चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक कैरेक्टर जो है फिल्म के अंदर अचानक से आ जाता था और उस कैरेक्टर से, उस एक्टर से एक्चुअली हम बड़े फेमिलियर भी हैं, वो आइकॉनिक एक्टर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के। मे बी बिकॉज हिस्टोरिकली शायद वो कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज ज़ाहिर है ये फिल्म एक पीरियड फिल्म है, इसमें हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें उठाई गई हैं, तो शायद हिस्ट्री में वो क्योंकि कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट था तो डायरेक्टर ने शायद ये सोचा कि इसको किसी इम्पॉर्टेंट एक्टर को ही या किसी आइकॉनिक एक्टर को प्ले करना चाहिए। लेकिन फिल्म के अंदर स्क्रीन टाइम इतना कम है उनका और वो अचानक से आ जाते हैं, तो ये भी एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी फिल्म के अंदर। सिनेमाटोग्राफी जो है वो फिल्म का एक सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कुछ सीन्स जो बड़े अच्छे शूट हुए हुए हैं, उसमें बारिश के सीन्स हैं, कुछ गाने हैं, बड़े अच्छे एंगल्स उसमें लिए गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें शूट किया गया है। और फिल्म के अंदर 12 गाने हैं। गाने आई वुड से कि सारे बड़े मेलोडियस हैं, नो डाउट। कामरान शाहिद हैज़ वेरी गुड ईयर्स फॉर म्यूज़िक, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि गाना फिल्म के फ़्लो को या फिल्म की स्टोरी लाइन को थोड़ी ब्रेक ज़रूर देता है। और क्योंकि इसमें 12 गाने हैं तो कुछ गाने बहुत कम गैप के साथ वो उनकी जो प्लेसमेंट है वो की गई है, तो उसमें कई दफ़ा आपको ये भी फीलिंग आती है कि वो टू मच हो रहा है, गाना गाने के बाद गाना आ जाता है फ़ौरन, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसमें था एक एस्पेक्ट इसका। फिर इसमें VFX जो है उसमें भी मेहनत की गई है, लेकिन कुछ उसमें रेपिटिशंस भी थी, कुछ ऐसे शॉट्स की जो कि निकाले जा सकते थे। एंड आई वुड से कि एडिटिंग भी थोड़ी चॉपी थी, कहीं कहीं जंप आता था सीन्स में, वो भी देखा जा सकता था, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फिल्म क्योंकि एक हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म है, उसमें बड़ी डिटेलिंग रिक्वायर्ड होती है, और क्योंकि सिनेमा हॉल में बैठी ऑडियंस जो है वो एक कैप्टिव ऑडियंस होती है, वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपको एक एक डिटेल नज़र आती है, और जो चीज़ आप शायद रियल लाइफ में नहीं भी आप नोट करते वो सिनेमा स्क्रीन के ऊपर ज़रूर आपको एक स्पॉट भी अगर एक्टर के चेहरे पे वो भी आपको इतना बड़ा दिखाई देता है, तो उसमें डिटेलिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। नो डाउट प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है इस फिल्म की, क्योंकि उसकी एक डिमांड है स्क्रिप्ट की और पीरियड फिल्म है उसकी वजह से, तो लेकिन ये है कि इसमें
बहुत सारी चीज़ों पे और इम्प्रूवमेंट का एक मार्जिन था। और वॉर रोमांस जो फ़िल्में होती हैं उनमें स्टोरी लाइन के अंदर बड़ा मार्जिन होता है, वॉर के साथ रोमांस का एक कॉन्ट्रास्ट होता है और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रास्ट बिल्डअप हो सकता है, लेकिन वो मुझे लगा कि इस फ़िल्म के अंदर काफ़ी मिसिंग था।